These people in the government have this nasty habit of demonizing any dissent as anti-national. They have no other recourse. They are not prepared to understand that their decisions are anti-national. They have taken decisions that have undermined our nationhood and our national unity. They have done it time and time again without any heed for the consequences. We have a democratic right to protest. The people in Assam and Bengal have a right to protest. The reaction of the government has been dismaying, to say the least. Innocent civilians are losing their lives. We are seeing violence. We are seeing major destruction of property. This was a completely unnecessary decision by the government. It is not clear why it was necessary, why it had to be pushed through. The consequences even for our foreign relations have been terrible. The Japanese Prime Minister has cancelled his trip. Bangladeshi ministers have cancelled their trips. The entire country is wondering why we must repeatedly be subject to the whims and fancies of an irresponsible and inept government. They have actually hit the nation with demonetization. They have rushed into GSTs in a botched implementation. They have come and inflicted this Citizenship Amendment Bill. They have conducted a flawed NRC. Where will it end? Where will it end? अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंडिया की जानिब से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को गैर मुसलमों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार देकर उनकी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को इंडियन सिटीज़नशिप देने का जो बिल मंजूर किया गया है, उसके पीछे रीज़न्स क्या हो सकते हैं। जहाँ तक इन मुल्कों यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में नॉन मुस्लिम या माइनॉरिटीज़ के साथ ट्रीटमेंट की बात है, तो अगर आप इन ममालिक खुसूसन बांग्लादेश और पाकिस्तान से पूछें तो आपको ये क्लेम उनकी जानिब से मिलेगा कि जो आज़ादी माइनॉरिटीज़ को इन ममालिक में हासिल है, ऐसी आज़ादी इंडिया की माइनॉरिटीज़ खुसूसन मुस्लिम और क्रिश्चियन आबादी जो वहाँ की है उनको भी हासिल नहीं है। इसका प्रूफ ये है कि इन ममालिक में कभी भी दिल्ली और गुजरात जैसे मजहबी दंगे फसादात आपको नज़र नहीं आए होंगे, ना ही कभी आपने इतने मैसिव लेवल पर दंगे इन ममालिक में देखे होंगे। जबकि इंडिया में अमूमन इस तरह के वाक़यात रोनमा होते रहते हैं और फिर उनमें मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई यानी काबिल ज़िक्र कार्रवाई सियासी प्रेशर की वजह से नहीं हो पाती। इस सिलसिले में जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम इन इंतहा पसंद सियासतदानों की जानिब से इंडिया में लगाया जाता है वो ये है कि 1947 में पाकिस्तान की जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 10% से ज़्यादा थी, जबकि अब 3% रह गई है। जबकि हकीकत ये है कि 1947 वाली जो फिगर कोट की जाती है उसमें बांग्लादेश की नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी शामिल थी, जो कि बाद में 1971 में अलग मुल्क बना है, जहां पर पाकिस्तान की जो नॉन मुस्लिम आबादी थी उसका ज़्यादातर हिस्सा वहीं पे रहता था, जिस वजह से मौजूदा पाकिस्तान की अपनी जो नॉन मुस्लिम आबादी है वो घट गई है, क्योंकि जो बाकी माइनॉरिटीज़ थी वो बांग्लादेश में रह गई। इस वजह से ये फिगर्स वेरी कर रही होती हैं। लेकिन अक्सर इंतहा पसंद इस फैक्टर को नेगलेक्ट करके डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे होते हैं कि इन ममालिक में माइनॉरिटीज़ की तादाद वहाँ से इतना नीचे आ गई है। यानी ये जो क्लेम है ये डिसइंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को गलत तरीके से बयान करने पर मुबनी है। दूसरी बात ये कि आखिर बीजेपी इन ममालिक के सिर्फ नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को ही क्यों सिटीजनशिप ऑफ़र कर रही है। अगर मामला सिर्फ माइनॉरिटीज़ के मसाइल हल करने का है तो दुनिया में इन तीनों ममालिक यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा सताए हुए लोग दूसरे ममालिक में भी तो मौजूद हैं। वहाँ पर इंडिया हेल्प क्यों नहीं करना चाहता। खुद बर्मा जो कि इंडिया का पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर भी तो लाखों सताए हुए लोग हैं, लाखों सताए हुए लोग जो कि माइनॉरिटी है वहाँ की, वो भी तो मौजूद है। उनको सिटीजनशिप क्यों नहीं ऑफ़र की गई। वो भी पड़ोसी हैं इंडिया के, वो भी माइनॉरिटी हैं अपने मुल्क में और वो भी सताए हुए हैं। ये सब बीजेपी की सिटीजनशिप के लिए दी गई क्राइटेरिया पे बिल्कुल फिट उतरते हैं, सवाए एक बात के कि ये नॉन मुस्लिम नहीं है। तो सवाल बनता है ना कि आखिर नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी ही क्यों। यानी अगर आपकी जेन्युइन इंटेंशन ये है कि सताई हुई जो माइनॉरिटी है उनकी हेल्प करनी है तो आपको तो पहली फुर्सत में बर्मा वालों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिलीजन का फैक्टर आता है और फिर ये क्लेम कि वी आर दी सेक्युलर कंट्री, ये मुतदाद चीज़ें हैं। अब ज़रा इस बात को एनालाइज करें कि बीजेपी जिन 3 मुल्कों के नाम ले रही है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को हम इंडियन सिटीजनशिप देंगे, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि बर्मा जो कि इंडिया का पड़ोसी है बाकी मुल्कों की तरह, उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। तो इसका एक रीज़न ये है कि इन तीनों मुल्कों की जो कलेक्टिव माइनॉरिटीज़ हैं उसमें अक्सरियत हमारी हिंदू बरादरी की है।
अमित शाह साहब जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका मशहूर जुमला है कि क्रोनोलॉजी को समझिए पहले। यानी उनका कहना था कि पहले सीएए आएगा, फिर एनआरसी आएगा। अब गेम यह है कि पहले जब सीएए आएगा तो उससे सारे नॉन मुस्लिम उन ममालिक के जो हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे इंडियन सिटीजनशिप के लिए। इसके बाद जब एनआरसी आएगा, जिसमें लोगों से अपने दादा परदादा के इंडियन होने का प्रूफ मांगा जाएगा, उसमें लाखों लोग इंडियन सिटीजनशिप से महरूम हो जाएंगे, जैसा कि आसाम में हो चुका है। इसके बाद इन स्टेटलेस होने वाले लोगों में से जो नॉन मुस्लिम होंगे वो तो सीएए के तहत वापस इंडियन सिटीजनशिप ले लेंगे, लेकिन इसके तहत जो मुस्लिम लोग स्टेटलेस हो जाएंगे वो फिर एलिजिबल नहीं होंगे कि वो इंडिया की शरीयत हासिल कर सकें। तो फिर वो कहाँ जाएंगे? पहले डिटेंशन सेंटर और फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में उनको सेटल करने की कोशिश की जाएगी। ये है वो क्रोनोलॉजी। जब एनआरसी में लाखों लोग स्टेटलेस किए जाएंगे तो दुनिया को ये कहकर जस्टिफाई किया जाएगा कि देखें ना, इनमें से तो अक्सरियत नॉन मुस्लिम्स की है, लिहाजा ये बिल तो मुसलमानों के खिलाफ थोड़ा ही है। हालांकि पीछे से कवर फिर सीएए का होगा, यानी फिर उन नॉन मुस्लिम्स को दोबारा सिटीजनशिप तो मिल जाएगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी। ये वो गेम है जो इस रीजन में खेले जा रहे हैं गैर महसूस तरीके से। ये बिल इन तीनों मुल्कों का जो मुस्तकबिल है उसको चैलेंज कर रहा है। अलबत्ता अब तक कोई कलेक्टिव स्ट्रेटजी इन मुल्कों की जानिब से नज़र नहीं आई इसको काउंटर करने के लिए। लेकिन ये बात तय है कि जब इस मामले पे तेज़ी से काम शुरू होगा तो इन सारे स्टेक होल्डर्स को इस पे मुश्तरका लाए अमल यानी कि स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। अब इसी मुद्दे को आप जोड़ लें कश्मीर से भी। ये बिल इस वक्त, क्योंकि ये सारे इंटरलिंक्ड हैं आपस में, ये बिल उस वक्त में पास किया गया है जब आर्टिकल 370 भी कश्मीर से हटाया गया है। ये जो आर्टिकल 370 था ये नॉन कश्मीरी इंडियंस को रोकता था कि वो कश्मीर में जाकर प्रॉपर्टी खरीद सकें, क्योंकि कश्मीर यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक एक डिस्प्यूटेड इलाका है। अब अगर आर्टिकल 370 नहीं रहा तो उसका मतलब कोई भी इंडियन शहरी वहाँ पर जाकर रह सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, सेटल हो सकता है मुस्तकिल तौर पर। ऐसे में अगर यूएन वहाँ इलेक्शन करवा भी ले, जैसा कि यूएन की रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि वो वहाँ पर इलेक्शन करवाएगा और कश्मीरियों से पूछेगा उस इलेक्शन में कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अब अगर ऐसे में कभी जाके इलेक्शंस हो भी तो ज़रूरी है कि कश्मीर में अक्सर लोग प्रो इंडिया हों। ऐसे में अजब नहीं कि इन्हीं माइनॉरिटीज़ को जो कोई इन मुल्कों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आएंगे उनको कश्मीर में ला के सेटल किया जाए, उनकी कॉलोनियाँ बनाई जाएँ, उनकी बस्तियाँ बनाई जाएँ, क्योंकि ये सॉलिड वोट है। ऐसे में जब इन लोगों का सिर्फ यही ठिकाना होगा नया, यानी इनका जो कश्मीर में मुस्तकिल ठिकाना होगा वही होगा, वो कहीं और जा नहीं सकेंगे, अपने मुल्क से तो वो माइग्रेट करके आएंगे, तो उनका वहाँ पर मुस्तकिल टिके रहने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि इंडिया के दूसरे इलाकों से आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर भी उनका कोई बेस बना हुआ हो। क्योंकि 1990s में पहले भी इंडिया की जानिब से कश्मीर की डेमोग्राफी इस तरीके से चेंज करने की कोशिश की गई थी, जिस वजह से वहाँ मुसल्लह जदोजहद शुरू हो गई थी, जिसके नतीजे में वहाँ पर रहने वाले काफ़ी नॉन मुस्लिम जो थे वो इंडिया के दूसरे इलाकों में चले गए थे, जिन्हें कश्मीरी पंडित कहा जाता है। हालांकि उनमें इंडिया के दूसरे स्टेट्स से भी आए हुए लोग शामिल थे, लेकिन अगर वहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह की माइनॉरिटीज़ को लाकर बसाया जाता है तो उनके पास दूसरी जगह जाने का ऑप्शन नहीं है मौजूद। ऐसे में इमरान खान का भी शेख हसीना से फ़ोन पे कश्मीर पर ही बात करना गालिबन इसी ख़तरे की तरफ उनका ध्यान जो है वो दिलवाना था, क्योंकि ये सब बातें आपस में इंटरलिंक्ड है। अब सवाल ये है कि बीजेपी के पास इतने बड़े प्लान्स को पूरा करने की विल तो मौजूद है, लेकिन क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी भी है इन कामों को अंजाम दे सके? मित्रों, अभी अभी बड़े चाव से ममता दी ब्रिगेड समावेश के अंदर कांग्रेस वालों की आओ भगत करती थी। इतना बड़ा ब्रिगेड समावेश था साहब, एक भी भारत माता की जय नहीं लगी। इनको तो मोदी 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 और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। मित्रों, मैं आज आपको आश्वस्त करने आया, एक बार यहाँ कमल खिला दीजिए, एक भी घुसपैठिया बंगाल के अंदर घुस नहीं सकता। मित्रों, घुस नहीं सकता। और इनको घुसपैठिए बड़े प्यारे लगते हैं, उनको निकालने के लिए एनआरसी लाते हैं, वो बंगाल की जनता को गुमराह करते हैं। किससे तो बंगाली लोग चले जाएंगे। मैं बंगाल से में रहते हुए सारे शरणार्थी हिंदू बौद्ध सिखों को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए हैं। एक एक हिंदू बांग्लादेशी को हम नागरिकता देने का काम करने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और गृह मंत्री से अमित शाह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन लाखों लोगों को जो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से प्रताड़ित थे, पीड़ित होकर के भारत में आए थे, दशकों से नागरिकता के लिए भटक रहे थे, आज उन सब के जीवन में एक नई रोशनी आई है। दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित मानवता के लिए एक नई आशा इससे जगी है। सचमुच जहां एक और भारत के संसदीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अवसर और स्वर्णिम दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण सामने आया है, वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के वास्तविक चरित्र को भी देश ने देखा है। कैसे देश की कीमत पर ये लोग राजनीति करते हैं और उससे भी आज ये बाज नहीं आए।